हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज जो आपको यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी पीएसआईआर जैसे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म के बारे में जानेंगे, यानी कि उदारवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह से विकास हुआ है, कौन कौन से प्रमुख थिंकर्स रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लिबरलिज्म या उदारवाद एक प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के अंतर्गत। इसके तीन इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल्स ये कहता है कि ये चैलेंज करता है जो पावर पॉलिटिक्स पाई जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको। रियलिस्ट को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखे कि रियलिस्ट विचारधारा का यह मानना था कि जो मेंबर स्टेट्स होते हैं या स्टेट्स होते हैं उनके बीच शक्ति के लिए संघर्ष होता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल होता है, यानी संघर्ष है वो इंटरनेशनल सिस्टम में लगातार बना रहता है, उसको टाला नहीं जा सकता। साथ साथ जो लिबरल विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, वो रियलिस्ट के इस पर्सपेक्टिव को भी क्वेश्चन करती है जो वो सिक्योरिटी और वारफेयर को लेकर देते हैं। सेकंड जो इनकी प्रिंसिपल्स है वो है एडवोकेट करते हैं ये म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड कोऑपरेशंस का। लिबरलिज्म का मानना है कि देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होना चाहिए और साथ ही साथ साझा लाभ के लिए राष्ट्रों को कार्य करना चाहिए। इसके अलावा ये इनका जो तीसरा प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो हाईलाइट करते हैं ये ग्लोबल एक्टर्स को। जब हम लोग रियलिस्ट को पढ़ रहे थे यानी यथार्थवादी विचारधारा को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि वो स्टेट्स को सोल एक्टर मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जबकि उदारवादी जो विचारक हैं उनका मानना है कि स्टेट्स के अलावा कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं किसी भी स्टेट्स के प्रेफरेंस को और उनके पॉलिसी मेकिंग को, डिसीजन मेकिंग को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है यानी उदारवादी जो विचारधारा है, ये 3 फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके कारण हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में कोऑपरेशंस दिखाई देता है और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होते हैं। जिसमें लिबरल का मानना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में शांतिपूर्वक तरीके से। दूसरा, ये लिबरल जो विचारधारा है ये ग्लोबल ट्रेड पर को भी महत्व देते हैं। इनका मानना है कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है जो स्टेट्स के बीच पाया जाता है, जिससे इंटर स्टेट ट्रेड होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में मदद करता है, क्योंकि देश क्या है इसके ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे पर उनकी आपसी जो निर्भरता है वो बढ़ती है। तीसरा, ये फैक्टर मानते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, ये देखा गया है इंटरनेशनल सिस्टम में कि वो वार में जाने से, युद्ध में जाने से कतराती हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहती। इस कारण ये मानते हैं लिबरल कि जितनी ज़्यादा विश्व में या इंटरनेशनल सिस्टम में डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, उतने ही युद्ध की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब हम ऑल लोग आइए देख लेते हैं लिबरलिज्म यानी उदारवाद के विकास को, उसमें कौन कौन से प्रमुख थिंकर्स रहे हैं, उनके क्या आइडियाज रहे हैं। सबसे पहले नाम आता है सेंट अगस्टाइन का। ये क्रिश्चियंस फिलोसफर और थियोलॉजियन रहे हैं। अगस्टाइन जो है तो डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट वार का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनका जो जस्ट वार का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न एजम्पशन से बिल्कुल अलग है। मॉडर्न जो एजम्पशन है वो मानता है कि जो जस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो लॉ यानी कानूनों पर आधारित होता है, जबकि जो क्रिश्चियन थिंकर सेंट अगस्टाइन है इनका मानना है कि जो जस्ट वार होता है ये मोरलिटी पर आधारित होता है, नैतिकता पर आधारित होता है, और ये गॉड्स का कमांड्स होता है, ये ईश्वर की आज्ञा होती है, उसी कारण ये युद्ध होते हैं। तो उस तरह से ये वार को जस्ट ठहराते हैं। दूसरे जो विचारक प्रमुख हैं वो है इरामस ऑफ रॉटरडम। ये क्रिश्चियन थिंकर्स और रिनेसेंस पीरियड के ह्यूमनिस्ट विचारक हैं। ये वार को कंसीडर करते हैं अननेचुरल एक्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द कंट्री, यानी अप्राकृतिक मानते हैं युद्ध को। इनका जो कोटेशन है जिसके लिए फेमस है वो है वार इज डिलाइटेड टू दोज हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ इट, यानी युद्ध केवल उन लोगों के लिए आनंददायक है या उन राष्ट्रों या स्टेट्स के लिए अच्छा लगता है जिन्होंने इसका कोई भी अनुभव नहीं किया होता। अगर कोई भी स्टेट्स एक बार युद्ध कर लेता है तो उसको जानकारी हो जाती है कि इससे कितनी हानि होती है, संपत्ति की यानी कि धन की भी और लोगों के जान की भी, तो वो युद्ध करने से कतराते हैं।
नेक्स्ट जो विचारक आते हैं वो जॉन लॉक आते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस हमें मॉडर्न ह्यूमन राइट्स में देखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जॉन लॉक जो है तो फाउंडर थिंकर्स माने जाते हैं लिबरलिज्म के, यानी उदारवाद के ये जनक माने जाते हैं। और इनके जो विचार रहे हैं जैसे नेचुरल राइट्स को लेकर, लिमिटेड गवर्नमेंट को लेकर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसने काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। लॉक के कॉन्सेप्ट नेचुरल राइट्स है, जिसमें वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को इनहेरेंट राइट मानते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। उनका मानना है कि ये प्राकृतिक अधिकार है, ये स्टेट्स के द्वारा नहीं दिए जाते। इनके ये विचार जो है तो फाउंडेशंस के रूप में कार्य करते हैं मॉडर्न ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स को, जो हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिखाई देता है। जॉन लॉक जो है तो बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और चेक ऑन पावर इन्फ्लुएंस पर भी वो भरोसा दिखाते हैं, जहां से हमें डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ निकल के सामने आता हुआ दिखाई देता है। जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं और साथ साथ जिम्मेदार होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को, जो बेसिस बनता है ग्लोबल डेमोक्रेसी प्रमोशंस के लिए। साथ साथ इनके विचारों से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का प्रिंसिपल यह कहता है कि जो स्टेट्स होता है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो उनके स्टेट्स के सिटीजन होते हैं उनके राइट्स को। अगर ये ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में जो मेजर पावर्स है या इंटरनेशनल कम्युनिटी की यह जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरवीन करें और जो लोगों की लाइफ है या जो राइट्स हैं वो जो वायलेट हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी लें, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो डेविड ह्यूम आते हैं। ये इनका मानना है कि जो ह्यूमन नेचर्स होता है वो सिंपैथी और सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा ड्रिवन होता है। और इसको अगर हम लोग देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के रूप में दिखाई देता है। ये इस बात पे बल देते हैं कि जो कॉमर्स होता है यानी ट्रेड होता है राष्ट्रों के बीच, वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। वो हाब्स के विपरीत थे। हाब्स का अगर हम लोग विचारधारा देखें तो मानव को लेकर वो निराशावादी विचार व्यक्त करते हैं, जबकि ह्यूम जो है वो कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो रीजन्स के आधार पर कार्य करता है और शेयर मॉडल सेंटिमेंट के आधार पर कार्य करता है, जिसके कारण एक स्टेबल रिलेशंस बनता है। इनके जो आइडियाज हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशंस को, जहां इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेड है वो रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को और प्रमोट करते हैं कोऑपरेशंस को, यानी आपसी सहयोग को बढ़ाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं। साथ साथ स्टेट जो है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, ना कि जो शॉर्ट टर्म पावर पॉलिटिक्स होती है उसके लिए पावर के लिए जो स्ट्रगल होता है उसके बारे में नहीं सोचते या उसके बारे को कम महत्व देते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो है ह्यूगो ग्रोशियस। ये डच फिलोसोफर और जूरिस्ट हैं। ये फादर मान जाते हैं मॉडर्न इंटरनेशनल जो लॉ है उसका। ये 30 ईयर वॉर के दौरान कुछ रूल्स और नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस में। उनका मानना है इससे क्या होगा, इससे कैजुअलिटी डिक्रीज होंगी और जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई दे रहा है वो भी कम होगा। इनके जो विचारधारा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ पर आधारित है, यानी प्राकृतिक कानूनों पर आधारित है इनके सिद्धांत। प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ क्या होता है, एक प्रकार की डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, जो यह कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है जैसे प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, पर्सनल सिक्योरिटी राइट्स हो गया, ये इनहेरेंट है बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी ह्यूमंस के लिए स्वाभाविक है। ये मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और ये इनसेपरेबल होते हैं फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, यानी मानव से इसे अलग नहीं किया जा सकता। इनका जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल लॉ का वो डेवलप करते हैं इसके द्वारा वो कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। थ्यूसिडाइडिस जो थे वो अपना कॉन्सेप्ट जो देते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, उनका जो एजम्पशंस है उनका मानना है कि वो ह्यूमन नेचर्स का परिणाम होता है, यानी मानव के स्वभाव से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। जबकि ग्रोसियस का मानना है कि जो ह्यूमन होते हैं वो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ पर या रूल्स पर भरोसा दिखाते हैं, ये ह्यूमंस के लिए नेचुरल है। इसी तरह स्टेट्स के लिए भी कानूनों को बनाना, उसके आधार पर बिहेव करना इंटरनेशनल सिस्टम में, ये स्वाभाविक माना जाता है। इनका कोटेशन है द लॉ ऑफ नेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ नेचर, यानी जो नेशन या राष्ट्रों का जो कानून होता है, नियम होता है, वो प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक के जो कानून है उस पर आधारित होते हैं। विच रिसीव्ड इट्स ओब्लिगेटरी फोर्स फ्रॉम द विल ऑफ द ऑल नेशंस एंड ऑफ मेनी नेशन। तो इनका जो विल है या ओब्लिगेशन है वो ऑल नेशंस की इच्छा दिखाता है या तो अधिकतर राष्ट्रों की जो इच्छा है उसको दिखाता है।
ये जो है तो 3 काजेज़ देते हैं जस्ट वार के। इनका मानना है ग्रोसियस का कि जो युद्ध होता है उसको न्यायसंगत ठहराया जा सकता है 3 आधार पर। पहला, अगर कोई भी राष्ट्र या स्टेट्स जो है तो सेल्फ डिफेंस के लिए युद्ध करते हैं। दूसरा, इनका मानना है कि अगर कोई भी स्टेट जो है तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए युद्ध करता है, तो भी उसको जस्ट ठहराया जा सकता है, जस्ट कारण माना जा सकता है। और रिवेंज या कंपनसेशंस के लिए अगर स्टेट युद्ध करते हैं, वार करते हैं, तो उसको भी जस्ट ठहराया जा सकता है, न्यायोचित ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रमुख थिंकर्स आते हैं वो इमानुएल कांट आते हैं और इनका जो वर्क है वो परपेचुअल पीस है। इमानुएल कांट एक जर्मन फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर रहते हैं। ये अपने वर्क परपेचुअल पीस में प्रपोज करते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए पीस फेडरेशंस की। जो ये पीस फेडरेशंस होगा ये बेस्ड होगा रेशनल इंडिविजुअल्स इन रिपब्लिकन पोर्टल पॉलिटिकल ऑर्डर पे। इनका जो पीस फेडरेशंस है उसके 3 मेन एस्पेक्ट हमको दिखाई देते हैं। ये पीस फेडरेशंस के माध्यम से ये कहते हैं कि सभी के लिए इंश्योर किया जाएगा फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमन। सभी मनुष्य जो है तो स्वतंत्र होंगे, सभी को समान माना जाएगा। इन्हें जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें दिखाई देता है सभी स्टेट को सोवरेन माना जाता है, संप्रभु माना जाता है, उस तरह से ये देखते हैं। साथ साथ ह्यूमन रेशनैलिटी पर इनका भी भरोसा है। इनका मानना है कि मनुष्य जो है तो वो तार्किक होता है और उसी आधार पर निर्णय लेता है। उसी प्रकार ये मानते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं वो भी तार्किक होते हैं और अपने अच्छे बुरे का ख्याल करके ही इंटरनेशनल रिलेशंस में बिहेव करते हैं। तीसरा, ये प्रिंसिपल्स देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिपब्लिक स्टेट, यानी कि जो स्टेट्स होने चाहिए उनको कॉन्स्टिट्यूशंस यानी लॉ के आधार पे, नियम कानून के आधार पे कार्य करना चाहिए। जो ग्लोबल लेवल पे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो उनका मानना है कि वो अधिक जो है तो युद्ध शांति रहेंगी और युद्ध के लिए कम जो है तो प्रोत्साहित होंगे, ये युद्ध करने से बचेंगे। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो एडम स्मिथ आते हैं और ये लेसिस फियरे का कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर हैं। इनकी प्रमुख जो पुस्तक है वो वेल्थ ऑफ नेशंस है। एडम जो है तो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स या पॉइंट देते हैं जो नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं। जो बाजार की शक्तियां हैं उन्हें स्वतंत्र करना चाहिए, वो अपने अनुसार जो है तो बिहेव करेंगी इंटरनेशनल सिस्टम में, स्टेट को कम से कम उसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो इनके फ्री ट्रेड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्या की पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। ये कहते हैं जो फ्री ट्रेड होता है वो ब्रिंग करता है पीपल्स को फ्रॉम डिफरेंट रेस रिलीजन एंड लैंग्वेज टुगेदर, यानी मुक्त व्यापार विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोगों को एक साथ लाता है। साथ ही साथ इनका मानना है कि जो संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां हैं वो असुरक्षा और राज्यों के बीच कम स्तर की बातचीत का कारण भी बनती है। इनका नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मानते हैं कि बॉर्डर्स दैट सेपरेट स्टेट शुड बी ट्रांसेंडेंट, यानी जो बॉर्डर होते हैं लोग राष्ट्रों के बीच पाए जाते हैं उसको ट्रांसेंडेंट होना चाहिए, वहाँ मुक्त जो है तो व्यापार होना चाहिए। और कॉमन वैल्यूज शुड बी क्रिएटेड, और राष्ट्रों के बीच कॉमन वैल्यूज को भी क्रिएट किया जाना चाहिए। ये मानते हैं फ्री ट्रेड इज इसेंशियल इन क्रिएटिंग दीज कॉमन वैल्यू, यानी अगर फ्री ट्रेड होगा तो इस प्रकार की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। इट इज बिलीव दैट द मार्केट सोसाइटी आर अगेंस्ट द वार, इनका यह भी मानना है कि जो मार्केट सोसाइटी होती है वो युद्ध के खिलाफ होती हैं, तभी उनके जो युद्ध व्यापार है या बाजार है वो सही तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो डेविड रिकार्डो आते हैं जो फार्मुलेट करते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इनकी जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है उनके अनुसार जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो म्यूचुअली बेनिफिट्स होता है ऑल पार्टी, यानी जितने भी देश होते हैं सभी के लिए बेनिफिट्स होता है। वो प्री रिक्विजिस्ट बताते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स के लिए। वो मानते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि जो कंट्री है या स्टेट्स है उन्हें उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्शंस में लगना चाहिए जो उनको ग्रेटर एडवांटेज दे, या जो उनके लिए कम से कम डिसएडवांटेज जो हो वो सबसे कम हो उनके लिए। उनको उन चीज़ों के प्रोडक्शंस में या उन चीज़ों में अपनी शक्तियाँ लगाना चाहिए स्टेट्स को। नेक्स्ट जो थिंकर्स आते हैं वो बेंथम हैं और ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के, नहीं उपयोगितावादी विचारधारक हैं। और ये साथ साथ कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है उसको फोकस करना चाहिए उन एक्टिविटीज पे जो उनके
प्लेजर्स को मैक्सिमाइज करें और उनका जो पेन है या दुख है उसको कम करने की कोशिश करें। साथ साथ बेंथम जो है तो प्रपोज करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट जैसी जो विचारधारा है उसको भी। इनके जो बेंथम के आइडियाज थे उसने काफी हद तक प्रभावित किया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। उसमें हमको ये इनके विचार बेंथम के में दिखाई देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके फंक्शनिंग में भी। ठीक। नेक्स्ट प्रमुख थिंकर्स आते हैं वो है वुडरो विल्सन्स। वुडरो विल्सन्स का 14 पॉइंट स्पीच है जो ये देते हैं 8 जनवरी 1988 में यूएस कांग्रेस के सामने। इसमें ये विजन देते हैं लास्टिंग वर्ल्ड पीस, यानी विश्व में किस तरह से शांति बनेगी विश्व वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उसके बाद ये इनका स्पीच आता है, जो मॉडर्न लिबरल इंटरनेशनल के लिए एक फाउंडेशन बनता है, आधार बनता है। अगर की थीम्स की बात करें विल्सन्स के 14 पॉइंट्स के, तो उसमें आता है ओपन डिप्लोमेसी, यानी इनका कहना है कि नो सीक्रेट ट्रीटीज बिटवीन द नेशन, यानी राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार की सीक्रेट ट्रीटीज नहीं होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से असुरक्षा अपने आप को महसूस ना करे। फ्रीडम ऑफ द सीज की बात करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन होना चाहिए, पीस इन वार, जो समुद्र है उसमें किसी प्रकार का नेविगेशंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ ये फ्री ट्रेड की बात करते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक बैरियर है स्टेट्स के बीच जो पाया जाता है उसको हटा दिया ना जाना चाहिए। आर्म रिडक्शंस की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो मिलिट्री स्टॉक पाइल्स है जो सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं उनको भी कम से कम किया जाना चाहिए। फेयर कॉलोनियल पॉलिसीज की बात करते हैं, इनका मानना है जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है वो भी उसको फेयर होना चाहिए और रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पे कार्य करना चाहिए। ये रिड्राइंग करने की बात करते हैं बॉर्डर को बेस्ड ऑन द सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी राष्ट्रों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पर उनके बॉर्डर तय किए जाने चाहिए। और क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस की भी बात करते हैं, एक इंटरनेशनल बॉडी है लीग ऑफ नेशंस जो जो प्रकार के फ्यूचर में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिड्यूस करें, उसके लिए कार्य करना चाहिए लीग ऑफ नेशंस का। यानी लीग ऑफ नेशंस का जो विचार है वो वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट स्पीच से निकल के सामने आता है। तो सिग्निफिकेंस क्या निकलते हैं इस 14 पॉइंट स्पीच के? ये इंस्पायर करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का नेगोशिएशन जो 1919 में होता है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको इटेब्लिश करते हैं। ये ग्राउंड वर्क देते हैं लीग ऑफ नेशंस के लिए जो प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशंस का उसको। ये प्रमोट करते हैं लिबरल जो आइडियाज है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस का उसको। अगर हम लोग देखें तो वुडरो विल्सन के सभी पॉइंट को फुली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक जो है तो प्रभावित किया मॉडर्न जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है उनके वर्किंग को। अब हम लोग देख लेते हैं जो टाइप ऑफ लिबरलिज्म है वो कौन कौन से हैं। तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, लिबरल आइडियलिज्म है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म होता है, लिबरल सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ये सभी लिबरलिज्म के अंतर्गत आते हैं। लिबरलिज्म जो विचारधारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसके अंतर्गत आते हैं। इन सभी थ्योरी को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अपने कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ-साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।